हे गाइस, वेलकम टू पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज हम हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है उसमें जो हम चल रही थी, तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था, पंचायती राज से संबंधित था। तो मैंने अब की बार क्या किया कि पंचायती राज से संबंधित जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं उन पे पहले आपको पढ़ाने के बजाय उस पे क्वेश्चन बनवा के लेके आई हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन बनाए हैं मैंने इस पे, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि इस योजना से कौन से क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, क्या ऑप्शन दिया जा सकता है, क्या स्टेटमेंट दिया जा सकता है, ताकि जब हम क्वेश्चन को करने के बाद में जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस लाइन से ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अपना क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो ये है कि राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब आरंभ की गई। ठीक है, आरपीएससी के द्वारा डेट पूछी जाती है। ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि कोई भी योजना है उसके संबंधित डेट को उठा लिया या कौन से बजट में या कौन से वित्तीय वर्ष में इसकी घोषणा की गई, ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 27 नवंबर 2019, 16 दिसंबर 2019, 1 जुलाई 2019 या 1 मई 2020। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारा ए है। 27 नवंबर 2019 को राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। अब सरकार का उद्देश्य क्या था कि सरकार एक ऐसा प्रत्येक हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव चयनित करेगी सरकार जिसे पूरे गांधीवादी मूल्य उन पे विकसित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में देखिए, यहाँ पे प्रत्येक जिले में लिया गया एक गांव को लेगा, उस एक गांव का चयन करके उसे गांधीवादी मूल्यों पे विकसित किया जाएगा। गांधीवादी मूल्य कौन से हो गए, जिसमें वीकर सेक्शन हो गया, उनके कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं, जैसे महिलाएं हो गई उनके पोषण पर ध्यान देना, या फिर जैसे देखिए कि जो नशा वर्ती की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है उसको कम करना है, तो युवाओं को नशाखोरी की तरफ से बढ़ने से रोकना है। ये सब गांधीवादी मूल्य हो गए। तो उन गांधीवादी मूल्यों पे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव को विकसित करने के लिए सरकार ने क्या किया, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना शुरू की। और ये कब शुरू की, 27 नवंबर 2019 को। इसकी डेट याद कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे पिछला जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें मैंने मनरेगा के बारे में आपको पढ़ा दिया था, पर आज मैं मनरेगा का क्वेश्चन बना के लाई हूँ। आरपीएससी की तरह मनरेगा पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इस हिसाब से क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा किया जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इस हिसाब से आरपीएससी स्टेटमेंट दे सकती है, स्टेटमेंट ए, बी और सी, इनमें से राइट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। कभी कभी आरपीएससी के द्वारा क्या किया जाता है कि स्टेटमेंट तो दे देती है पर वहां पे राइट पूछने के बजाय रॉन्ग भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे है ना, मार्क कर लीजिए, जब भी आप भी कोई भी क्वेश्चन करें ना, यहाँ पे कोई भी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मार्क कर लीजिए कि आरपीएससी के द्वारा सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट ए क्या कहता है कि ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी, एक तो ना यहाँ पे सभी होते हैं या केवल एक होता है, तो इस तरह के वर्ड्स पे ध्यान रखिए। सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के योग्य हैं। ठीक है, पिछले बार हमने स्लाइड में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस पंजीकरण के योग्य है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि परिवार के केवल एक वयस्क सदस्य ही पंजीकरण के योग्य हैं। मैंने आपको बोला कि सभी आ जाए या केवल एक आ जाए, तो इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट आ जाए तो वहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें केवल एक ही वयस्क सदस्य वो पंजीकरण के योग्य है या परिवार के सभी वयस्क सदस्य वो पंजीकरण के योग्य है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे केवल एक नहीं है, यहाँ पे सभी परिवार के सभी वयस्क सदस्य है ना, वो पंजीकरण के योग्य हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आप इस हिसाब से अटेम्प्ट करते जाइए। ठीक है ना, राइट हो गया तो उसको राइट का निशान लगा दीजिए, रोंग हो गया तो उस पर रोंग का निशान कर दीजिए। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि ग्राम पंचायत कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकर्ता है। अब यहाँ पे ये पूछा है कि ग्राम पंचायत है वो कार्यों के चयन और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत है वो अधिकृत नहीं है, यहाँ पे ग्राम सभा को, ग्राम सभा है ना,
उसको यहाँ पे अधिकृत किया गया है वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए और काम के चयन के लिए। तो हमारा स्टेटमेंट तीसरा है वो गलत हो गया, स्टेटमेंट बी है वो भी गलत हो गया। तो केवल एक स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, केवल एक, ए और सी, बी और सी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमें पता है सी गलत है तो ये कट गया। यहाँ पे हमें पता है बी और सी दोनों ही गलत है तो ये भी गया। उपरोक्त से बी में तो गलत ही है तो हमारा सही हो गया केवल एक। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ये योजना ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य में है, ठीक है, संचालित की जा रही। कहीं ये भी पूछ ले कि राज्य की केवल इतने जिलों में लागू, 21 जिलों में लागू की जा रही, 22 नहीं, संपूर्ण 33 जिले हमारे, उनमें संपूर्ण राज्य में ये लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार देते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, प्रत्येक परिवार को सुनिश्चित रोजगार दिया जाता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम। ये भी स्टेटमेंट दिया जा सकता था कि परिवार के वयस्क सदस्यों को कुशल शारीरिक श्रम, जो उन्हीं को रोजगार दिया जाएगा जो कुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अकुशल शारीरिक श्रम करने को अगर कोई भी तैयार है तो उसको सरकार के द्वारा कहा गया कि उन्हें 100 दिन का रोजगार उन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को पंजीकरण के, यहाँ पे देखिए यही मैंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिया था कि परिवार के केवल एक वयस्क सदस्य को, गलत हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा में क्लियर लिखा हुआ है कि परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को पंजीकरण योग्य है 15 दिवस में उन्हें फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाएंगे। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जॉब कार्ड है वो उसे 10 रुपए की फीस मात्र पे जारी किया जाता है, या इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं, तो ये गलत है। जॉब कार्ड है वो निःशुल्क जारी किए जाते हैं। ठीक है, आवेदन की दिनांक के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। यहाँ पे बाई चांस पूछ ले 15 दिवस का ना देके यहाँ स्टेटमेंट में पूछ ले आवेदन के 10 दिवस में उसे रोजगार दिया जाता है तो ये गलत हो जाएगा। आवेदन के 15 दिवस में उसे रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। ठीक है, आवेदन के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध अगर उन्हें नहीं हुए तो उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट बाई चांस आरपीएससी रॉन्ग देना हो तो वो यहाँ पे 15 दिवस ना लिख के 10 दिवस या 20 दिवस भी लिख सकती हैं कि 20 दिवस में रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे याद रखिए कि जॉब कार्ड आवेदन की 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है और 15 दिन तक अगर नहीं हुआ तो सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, गांव से अगर 5 किलोमीटर की परिधि में कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा, सरकार ने कहा है कि गांव की 5 किलोमीटर की परिधि में हमें उपलब्ध करवा देंगे। अगर 5 किलोमीटर की परिधि में काम उपलब्ध नहीं हुआ तो सरकार 10% के अतिरिक्त मजदूरी देगी। क्यों, परिवहन का खर्चा भी तो आता है ना, तो वो एक जो बेरोजगार व्यक्ति है वो उसको वहन नहीं कर सकता, तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर जाइए, रोजगार लेके आइए, पर 10% का हम अतिरिक्त मजदूरी आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ से उठाया था ग्राम पंचायत, नो ग्राम पंचायत नहीं है, यहाँ पे ग्राम सभा क्लियर लिखा हुआ है। वो कार्यों के चयन और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य रूप से अधिकृत है, और ग्राम सभा है उसी के द्वारा ही इसका सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी आरपीएससी के द्वारा उठाया जा सकता है। यहाँ पे बाई चांस के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, या एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, किसी का भी नाम आ सकता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सभा है वो इसके सामाजिक अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहाँ पे ग्रामीण की बात की गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे मैंने कहा था ना, इसको मार्क कर लीजिए कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। ठीक है, सही पूछा है। स्टेटमेंट ए क्या है? स्टेटमेंट ए क्या है कि इस योजना में लाभार्थी के चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 है। तो हम योजना पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि लाभार्थी का चयन केवल सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 है, इसके आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कथन बी क्या है कि इसमें प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,40,000 दी है। अब देखिए ये जब तक हमें पता नहीं होगा, योजना को पढ़ा हुआ नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पे आइडिया नहीं लगा सकते
कि 1,40,000 दिए हैं। ये यहाँ पे योजना हमारी पढ़ी हुई होगी तभी हमें पता होगा कि 1,40,000 दिए है कि 1 लाख दिए कि 1,20,000 दिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 1,40,000 नहीं है, यहाँ पे 1,20,000 दिए है। ठीक है, 1,20,000 इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक लाभार्थी को इसके तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 दिए। अब हमें ये तो पता है कि शौचालय निर्माण हेतु 12,000 दिए जाते हैं, पर क्या इसी योजना के अंतर्गत 12,000 दिए जाते हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे 12,000 रुपए तो दिए जाते हैं प्रत्येक लाभार्थी को शौचालय निर्माण हेतु, पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नहीं दिए जाते, इनको दिए जाते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इनको 12,000 दिए जाते हैं, ताकि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई राशि से अपने घर का निर्माण कर लो और स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए गए 12,000 रुपए से घर में शौचालय का निर्माण कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टेटमेंट तो मैंने कहा था, ठीक है, तो ये तो हो गया ए और सी। यहाँ पे मैंने कहा था स्वच्छ भारत के तहत, जबकि इस योजना के तहत पूछा गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी हो गया, तो राइट क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये योजना 20 नवंबर 2016 को लागू की गई थी। एक स्टेटमेंट आरपीएससी के द्वारा ये भी पूछा जा सकता है कि योजना कब लागू की गई, या हो सकता है सीधे सीधे आरपीएससी कुछ स्टेटमेंट ना देके केवल इसके डेट और ईयर पूछ ले। तो 20 नवंबर 2016 को आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,20,000, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो कौन सी योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, किसको दी जाती है, लाभार्थी कौन कौन होता है, पूरा परिवार होता है, बीपीएल होता है कि नॉन बीपीएल होता है, तो सबका हमें पता होना चाहिए। अगर आप योजना पढ़ें तो उसमें ये चीजें एकदम डिटेल से या पढ़ लें। ठीक है ना, तो इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन, मैंने बोला था ना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 दिए। अब हम अगर डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं हम सोच ले कि हाँ भाई 12,000 रुपए तो दिए जा रहे थे, तो हम उस स्टेटमेंट को अपने को रॉन्ग कर देंगे, जबकि यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मजदूरी 90 मानव दिवस तक भी देय है। अब देखिए, कहीं इसी योजना के तहत पूछ ले तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। मनरेगा योजना के तहत देंगे, लाभार्थी को मजदूरी देंगे, 90 मानव दिवस तक देंगे। ठीक है, और वे राशि कितना है ये भी पूछा जा सकता है। 60-40 का अनुपात है। मोस्टली जितनी भी सरकार की योजना है उसमें 60-40 का अनुपात है। कुछ एक का अगर हम छोड़ दें जिसमें 75 70-30 का है, तो मोस्टली 60-40 का अनुपात है। ठीक है, तो मनरेगा के तहत लाभार्थी को मजदूरी दी जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए दिए जाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। और लाभार्थी को 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित राशि में से प्रति वर्ष 1.75 करोड़ की राशि का उपयोग क्षेत्र में किया जाना है। मान लीजिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, जिसके तहत कोई भी विधायक है वो 5 करोड़ तक की राशि का उपयोग अपने क्षेत्र है उसके विकास के लिए करता है। ठीक है, पहले 2.25 करोड़ ही था, अब इसको विधायक स्थानीय क्षेत्र और सांसद स्थानीय क्षेत्र दोनों की राशि है उनको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जितनी भी राशि आवंटित की है उसमें प्रत्येक वर्ष 1.75 करोड़ की राशि है उसका उपयोग किस में करेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिला सुरक्षा या वृक्षारोपण। स्वास्थ्य में किया जाएगा, स्वास्थ्य हेल्थ में। हम जैसे ही कोरोना आया तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने देखा कि कितना बर्डन हो गया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा क्रैश हो गया था। तो सरकार ने कहा कि जो भी विधायक है वो अपने क्षेत्र में हेल्थ पे कम से कम 1.75 करोड़ रुपए अवश्य खर्च करेंगे, ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। और अगर कोविड जैसी अगर सिचुएशन हमारी भगवान करे नहीं आई, अगर वापस आती है, तो उस स्थिति में जो लैक हमें देखने को मिला स्वास्थ्य जो हमारा ढांचा है उसमें, वो भविष्य में ना देखने को मिले। तो सरकार ने ये डिसाइड कर दिया। और ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी राशि खर्च की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने विधायक स्थानीय विकास योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने कितना खर्च करना अनिवार्य किया है, तो 1.75 करोड़ खर्च करना सरकार ने अनिवार्य किया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आधारभूत संरचना का विकास करना, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण, विकास के क्षेत्र या संतुलन को दूर करना, ये सरकार का उद्देश्य था। ये भी पूछे जा सकते हैं।
तो हमें पता होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है कि विधायक अगर स्थानीय क्षेत्र के तहत फंड आवंटित किया गया है तो वो क्या करेंगे? स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आधारभूत संरचना का निर्माण भी करेंगे, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का भी निर्माण करेंगे और क्षेत्रीय असंतुलन है वो दूर करने का प्रयास भी करेंगे। ये पूछा जा सकता है ना, थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे मैं बता दूं कि वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में योजना के तहत दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ से 5 करोड़ कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से वित्त वर्ष के तहत राज्य बजट में विधायक स्थानीय योजना के तहत दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में की गई, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो आपको वित्त वर्ष 2021-22 ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कुल वार्षिक आवंटित राशि में कम से कम 20% राशि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। ये भी पूछा जा सकता है कि जितनी राशि है उनमें कम से कम 20% राशि जाति जनजाति पर खर्च की जानी चाहिए। यहाँ पे बाई चांस 15% दे दे, 10% दे दे, 30% दे दे, तो नहीं, 20% राशि वो जाति जनजाति पर खर्च की जानी अनिवार्य है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीसी की तरह। हमें लगता है बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन आरपीसी की तरह पूछा भी गया है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो गलत भी करके आए हैं, ठीक है ना। तो ये सीधा क्वेश्चन होने के बावजूद भी मैं आपको करवा देती हूँ कि राजस्थान राज्य को संसद में कितना प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यहाँ पे ये देखिए संसद लिखा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं कि संसद में सिर्फ लोकसभा है, राज्यसभा को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे संसद लिखा है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में कितने सदस्य हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा आरएस जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो फिर से पूछा जा सकता है 25 है कि 10 है, 35 है, 45 है, 35 है, मैं भी पता है ना। लोकसभा में 25 है। ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का संसद में लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व होता है, 25 सदस्य है। राज्यसभा में अलग से पूछ ले तो 10 सदस्य है, ठीक है। अगर 25 प्लस 10 कर लो 35, अगर टोटल संसद में पूछ ले तो 35 हो गया, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, बाकी बहुत इजी था। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, अब विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तो होगी, अब सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो निम्नलिखित पे विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए, ठीक है। स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत सांसद प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखने की है। कौन सा? एक तो 5 करोड़ राशि सही है कि नहीं है, राशि कितनी है, और राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा करता है कि किसको करता है। अब ये दो चीजें अगर हमको पता है ना तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, सांसद है, दोनों में राशि 5 करोड़ है, ठीक है। तो ये वही राशि तो सही हो गई हमारी। अब हमें ये पता नहीं है कि कार्य हेतु जिला कलेक्टर अधिकार अनुशंसा करता है कि कौन करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कार्य हेतु जिला कलेक्टर है वही अनुशंसा करता है, ठीक है। स्टेटमेंट बी क्या है? प्रत्येक लोकसभा सांसद राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा करते हैं। यहाँ पे क्या है ध्यान देने की, देखने में तो राइट सा आंसर लग रहा है स्टेटमेंट, पर अगर हम ध्यान पे देखें तो प्रत्येक लोकसभा सांसद करेगा क्या? प्रत्येक लोकसभा सांसद किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा करेगा क्या? आप ही बताओ। लोकसभा सांसद तो केवल उसी क्षेत्र में करेगा ना जहां पे वो लोकसभा का है। राज्यसभा सांसद है ना जो संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी भी जिले में काम की अनुशंसा कर सकता है। लोकसभा सांसद तो केवल अपने और अपने जो उनका निर्वाचित क्षेत्र होता है उसी में करते हैं, ठीक है ना। कथन से क्या है? गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र और राज्य के बाहर भी अधिकतम 2 करोड़ तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। और सिंपल सी बात है भाई, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, ये हमें किसी को नहीं पता होता कि करवा सकते कि नहीं। दूसरा, कितनी राशि, कहाँ तक, कितनी राशि, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कहाँ तक करवा सकते हैं अगर किसी भी। और तीसरी बात ये कि सांसद पूरी लोकसभा राज्यसभा सभी के होते हैं क्या? केवल उसके कि राज्यसभा वाले करवा सके, लोकसभा वाले करवा ही ना सके।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाँ, लोकसभा राज्यसभा दोनों के करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ की राशि नहीं है, यहाँ पे 1 करोड़ तक करवा सकते हैं। 1 करोड़ तक के काम है ना, वो इनके द्वारा करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया अपना, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। राइट कौन सा है? केवल एक। ठीक है, चलिए आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सांसद राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा करवा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिए। लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में कार्य की अनुशंसा करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, केवल अपने संसदीय क्षेत्र जहां से निर्वाचित होते हैं वहीं पे करते हैं। और गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद, देखिए सांसद वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, चाहे वे लोकसभा के हो या राज्यसभा के, किसी के भी हो, ठीक है। अपने संसदीय क्षेत्र या राज्य से बाहर भी अधिकतम 1 करोड़ तक की राशि पता होना चाहिए आपको, कितना करवा सकते हैं। 1 करोड़ तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। कार्यों हेतु चयनित क्षेत्र में परिवर्तन सांसद की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता, ये भी है। सिंपल सी बात है, ये दोनों स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं कि एक तो ये कि इस योजना के अंतर्गत सांसद इतने करोड़ तक की राशि तो जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है, तो हाँ ठीक है, यहाँ तक जिला कलेक्टर को अनुशंसा देगा। पर दूसरी बात ये भी पूछा जा सकता है कि कार्य हेतु चयनित क्षेत्र में परिवर्तन सांसद की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। बाई चांस यहाँ पे सांसद की बजाय जिला कलेक्टर वर्ड दे दें, ठीक है ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जिला कलेक्टर नहीं, यहाँ पे सांसद है, उसके अनुमति के बिना चयनित क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है आरपीएससी के द्वारा। मेवात क्षेत्र, मगरा क्षेत्र या डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन से ईयर में लागू किए गए? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो हमें तो इसमें अपना ईयर पता होना चाहिए। दूसरा, कौन से 3 क्वेश्चन बनते हैं इनमें, एक तो ईयर कौन सा होता है, एक कौन से क्षेत्र में लागू है, ठीक है, और जिन क्षेत्रों में लागू है उनके कितने खंडों में लागू है। ये तीनों चीजें हमें इन तीनों से पता होनी चाहिए, ठीक है, चाहे मगरा क्षेत्र हो, मेवात क्षेत्र हो, डांग क्षेत्र हो या सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो। ठीक है, तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? सिंपल सी बात, 93, 94, 86, 87, 5, 6 या 7, 8। उत्तर हमारा बी, 86, 87। ये तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, रट लीजिए चाहे इनसे, एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता ही है, किसी में रीट की देख लो, पटवार की देख लो, किसी भी एग्जाम में देख लो। ठीक है, अब ये मेवात क्षेत्र है, तो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आते कौन कौन से है? तो अलवर, भरतपुर है, ये 2 है जो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनके 14 खंडों में, मैंने कहा ना खंड भी पता होना चाहिए, तो 14 खंडों में ये राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम है। ठीक है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कब क्रियान्वित किया जा रहा है? 95, 96, 5, 6, 7, 8, 19, 93, 94। तो यहाँ पे 93, 94 याद कर लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया था। ठीक है, और संशोधित था वो 93 वर्ष पूछ ले तो 93, 94, और पंचवर्षीय योजना पूछ ले तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, संशोधित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 93, 94 में लागू किया गया। इसमें 4 जिले कौन कौन से? बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर। सीमावर्ती ये हो गए ना, पाकिस्तान के साथ जिन जिन की सीमा लगती है हमारी, उन्हीं के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम किया गया, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना भी विकसित की जाए और उन क्षेत्र में विकास कार्य भी किया जा सके। ये कितने? 16 खंडों में है, ठीक है ना, 16 खंडों में, 16 खंडों में, और ये 100% केंद्र प्रवर्तित है। पीछे वाला जो भी था वो राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम था, ये 100% केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है। ठीक है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कब से लागू किया गया? 5, 6, 6, 7, 10, 11, 16, 17। तो हमें पता होना चाहिए 5, 6, एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिए इनकी। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5, 6 में। बीएड क्षेत्र और दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बीएड क्षेत्र हमें पता है ना, ये हमारा राजस्थान हो गया। यहाँ पे जहाँ पे चंबल नदी बहती है ना, चंबल नदी बहती है, तो वो एरिया वहाँ पे चंबल नदी के द्वारा अपने प्रवाह से वहाँ पे बेहड़ों का निर्माण कर दिया और दस्यु प्रभावित एरिया माना जाता है। तो इधर इधर का अपना जितना भी एरिया है ना, 8 जिले, 8 जिले याद कर लीजिए। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों में ये लागू किया गया। 26 पंचायत समितियां, ठीक है। 8 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सी है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन से जिले में लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो ये पूछ ले बाई चांस, तो हमें अगर 8 जिले पता नहीं है तो हम उसे पता नहीं कर सकते ना कि कौन से में लागू नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, 5, 6 में है। ठीक है, आप याद कर लीजिए इसको।
मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो 4, 5, 5, 6, 6, 6, 87, 88, 89। तो ये 5 है। ये और वो डांग क्षेत्र दोनों है ना, दोनों के दोनों 5 से ऐसे क्रियान्वित किए जा रहे हैं। मगरा क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद हमारी ये हमारा राजस्थान हो गया। इसके 20 का एरिया है ना, इसका 20 का एरिया जो जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत नहीं आता वो मगरा क्षेत्र कहलाता है। तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद मैप से याद कर लीजिए, यहाँ पे लगभग पड़ता है। तो ये मगरा क्षेत्र हो गया। इसमें 5 जिले शामिल है, ठीक है, और इनके 16 खंडों में ये क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, कितने खंडों में? 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो गया मगरा, हो गया हमारा। यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया, इस हिसाब से याद कर ली। मेवात, अलवर, भरतपुर में यहाँ अलग हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया? अपना डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया। एक बात मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भरतपुर है ना, भरतपुर, ये देखिए भरतपुर हमारे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी शामिल है, और भरतपुर इसमें कौन से में? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भी शामिल है। तो ये पूछ ले बाय चांस कोई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोनों के अंतर्गत शामिल है, तो भरतपुर होगा इसका ऑप्शन। वैसे आने के चांसेस कम है, पर मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं, अगर बाई चांस ऐसा कुछ आता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ओके गाइस, आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अब हमारे जो मैराथन क्लासेज आने वाली है रीट और एसएसटी के लिए बाई सुमन चाणवी, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा अलग अलग क्लासेस ली जाएगी। हिस्ट्री के अलग से ली जाएगी, ज्योग्राफी की ली जाएगी। तो मैराथन क्लासेस वो देख लीजिए, जो हमारी पिछली जो क्लासेस थी, जो मैराथन क्लास सुमन चांद के द्वारा आर्ट और कल्चर की करवाई गई थी, वो काफ़ी हेल्पफुल रही थी। तो आई होप जो ये मैराथन क्लासेज हमारी करवाई जा रही है, आगे करवाई जाएगी, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हमारी जो पहल अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उससे निरंतर जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।